पढ़ेंगे दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे उनका एक लास्ट क्वेश्चन है। तो उसको देख लेते हैं। माइकल कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट। द कंपनी कॉस्ट वर इनकर्ड ड्यूरिंग द कंपनी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 0। यूनिट प्रोड्यूस 25,000 यूनिट्स। यूनिट्स सोल्ड 20,000 यूनिट्स। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं 25,000, यूनिट्स सोल्ड हो रहे हैं 20,000, एंडिंग इन्वेंट्री 5,000। अब यहीं से हमें पता चल जाता है कि टोटल एक साल के अंदर, ये प्रॉपर पीरियड के अंदर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 25,000 से, जिनमें से 20,000 यूनिट सेल हुए हैं, तो रिमेनिंग ऑब्वियसली के 5,000 आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होगी जो उस पीरियड में, उस ईयर में सेल नहीं हुई। ठीक है, कंपनी के पहले साल में सेल नहीं हुई। सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज पर यूनिट, यानी कि जो भी यूनिट सेल हुए हैं, ठीक है, उनकी अगर सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू फाइंड आउट करनी है तो आप यूनिट सोल्ड को इस पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 250,000। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 1 लाख। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज 10 rupees. Direct labor per unit is 5 rupees. Variable manufacturing overhead is 3 rupees. Variable selling and admin expenses 4 rupees. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि रिपोर्ट द कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। एक तो ये कि आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें यूजिंग द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड द वेरिएबल कॉस्टिंग। सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। या वेरिएबल कॉस्टिंग पर यूनिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए, जिसको हम ऐड करके, ये सम करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पार्ट इज present an income statement for the company if it uses variable costing and absorption costing and reconcile net income। अब वो कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बनाएं अगर कंपनी वेरिएबल कॉस्टिंग यूज कर रही है या फिर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है, और रिकंसाइल करें नेट इनकम को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वेरिएबल कॉस्ट को की नेट ऑपरेटिंग इनकम बतानी है, एब्सॉर्प्शन कॉस्ट की नेट ऑपरेटिंग इनकम बतानी है, और उसके बाद उसको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल द वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें मेनली कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इन्होंने बात की है कि आपने फर्स्ट पार्ट में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्टिंग पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो अगर आप साइड पर चेक करें तो यहाँ पर मेंशन है व्हाट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैं उसकी डिटेल पहले बताती हूँ आपको। The absorption costing is an accounting method where all cost of production, including direct material, direct labor, and both variable and fixed manufacturing overhead are assigned to product, ensuring that each unit absorbs its share of total cost। वो ये कह रहे हैं कि आपकी, ये वो अकाउंटिंग का मेथड होता है जिसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें आपकी मटेरियल, लेबर और फिक्स्ड और मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स्ड और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दोनों आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में असाइन किए जाते हैं। यानी मटेरियल कॉस्ट भी, लेबर कॉस्ट भी और मैन्युफैक्चरिंग, चाहे उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल हो, दोनों तरह की कॉस्ट जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में असाइन की जाती है, ताकि इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है वो आपके तमाम यूनिट जितने भी प्रोड्यूस हुए एक साल में वो तमाम कॉस्ट को ऑब्जॉर्व करते हैं। यानी वो तमाम की तमाम कॉस्ट किसी एक सिंगल प्रोडक्ट में नहीं बल्कि तमाम प्रोडक्ट्स में जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आएगी और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आएगी। ये चार तरह की कॉस्ट एक्यूमुलेट होके आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट करती है। ठीक है, राइट। तो अब हम सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना था, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अभी हमें कैलकुलेट करना है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्टिंग पर यूनिट। ठीक है, तो पहले हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, देन वेरिएबल कॉस्टिंग पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप पहले ये देखें तो हमें कौन कौन सी कॉस्ट ऐड करनी है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट गिवन है 10 रुपी। ठीक है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट गिवन है 5 रुपी। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन है 3 रुपीज। तो इसका मतलब ये कि हमें फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करना है, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन।
तो हम यहाँ पे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला होता है टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। आप ये गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट का फार्मूला क्या होता है। जब टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को डिवाइड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस से तो आपके पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था 250,000, यहाँ लिखा है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 250,000 डिवाइड किया यूनिट प्रोड्यूस से, यूनिट प्रोड्यूस भी गिवन है दैट इज 25,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड, डिवाइड किया तो आपके पास 10 आ गई, दैट इज योर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो बाकी जो इस डेफिनेशन के मुताबिक जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी क्वेश्चन में गिवन है। हमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक और एडिशनल चीज चाहिए थी, वो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट हमारे पास आ जाएगी, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 10 रुपी, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 5 रुपी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 3 रुपी, राइट। और इसमें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपी। इनको प्लस किया तो 28 पर यूनिट जो है आपकी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गई, दैट इज पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट, राइट। जिसकी डेफिनेशन के अंदर चीजें थी ना जिनको हमने ऐड करना था, वही हमने ऐड की है। तो हमारी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट निकल गई, जिसके अंदर हमारा डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट शामिल है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कॉस्ट शामिल है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट शामिल है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट शामिल है। अब वेरिएबल कॉस्टिंग पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्टिंग पर यूनिट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी तीन चीजें शामिल होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कॉस्ट और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल है 10, डायरेक्ट लेबर है 5 और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है आपके पास 3। ठीक है, ये तीन चीजों को प्लस करेंगे तो 18 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्टिंग पर यूनिट की आ गई, राइट। तो ये दो चीजें तो कैलकुलेट होगी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्टिंग पर यूनिट। ए पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए पार्ट में हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी, इसके अलावा और कोई चीज फाइंड आउट नहीं करनी थी। उसके बाद सेकंड पार्ट है प्रेजेंट एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपनी इफ इट यूजेस वेरिएबल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड रिकंसाइल नेट इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट पहले हमें कैलकुलेट करनी है, बी पार्ट। ठीक है, ये मैं आपके सामने करूंगी, वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले जी, इसके लिए सबसे पहले हमें सेल्स रेवेन्यू बतानी है, सेल्स रेवेन्यू कितनी है हमारे पास। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू कैसे आती है कि यूनिट सोल्ड को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आ जाती है, ऐसी सेल्स रेवेन्यू आती है हमारे पास, राइट। तो हमने ऊपर अभी बताया कि हमारी जो यूनिट सोल्ड है वो 20,000 है। ठीक है, 20,000। ठीक है, और हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, यहाँ पे मेंशन है $50 पर यूनिट, 50। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1 मिलियन। अगर आप खुद कैलकुलेट करें तो आपके पास भी यही वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट हो गई। हमें वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के लिए, यानी वेरिएबल कॉस्टिंग क्या करना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। वेरिएबल कॉस्टिंग कहां पर आने, हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम की वेरिएबल कॉस्टिंग फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है नेट ऑपरेटिंग इनकम के अंदर जितने भी आपके वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट होती है उसको डिडक्ट करते हैं तो हम नेट ऑपरेटिंग इनकम पर पहुंचते हैं, राइट। ठीक है, तो अब हमें वेरिएबल कॉस्टिंग बतानी है, वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम COGS भी कह सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या है, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, राइट। अगेन यूनिट सोल्ड तो हमारे पास 20,000 ही है, ये तो क्लियर है आपको।
और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है आपके पास, हमने वो अभी कैलकुलेट किया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹18, ठीक है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब हमारे पास क्या आ रही है वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 360,000। इसको आप कैलकुलेट कर ले, आपको सभी कैलकुलेट, अब वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम COGSP कहते हैं वो आ गई हमारे पास। अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है ना आपके पास वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस भी है, और सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस की पर यूनिट कॉस्ट है ₹4। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस की भी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। तो अगेन यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस का पर यूनिट रेट है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यूनिट सोल्ड अगेन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 80,000। अब आपके पास वेरिएबल सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस की जो कॉस्ट है दैट इज 80,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका वो मार्जिन होता है जिसमें आप अपनी सेल्स रेवेन्यू में से आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो COGS है और वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी सेलिंग और एडमिन है, इनको जब डिडक्ट करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम COGS भी कहते हैं, प्लस वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट हुआ, हमारे पास सेल्स रेवेन्यू थी 1 मिलियन, तो मैंने ऊपर टॉप पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैलकुलेट की थी, दिस इज आवर सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की अभी 360,000, और हमारे पास वेरिएबल सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस है 80,000, ये भी हमने कैलकुलेट की अभी, ठीक है। तो हमारे पास जब ये कैलकुलेशन हो गई तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आ रहा है, अब इनकी अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो मैं एक ही बार वैल्यू लिखती हूँ इनकी, विच इज 560,000, ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फिक्स कॉस्ट को बताना है। अच्छा, कुछ एक प्रोसेस है इसका, जो हम प्रोसेस के थ्रू इस चीजों को फाइंड आउट करेंगे, आपको ये समझ आ जाएगी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, ठीक है। अब अपनी सेल्स रेवेन्यू में से पहले वेरिएबल कॉस्टिंग को माइनस करते हैं, जितनी भी वेरिएबल कॉस्टिंग होती है क्वेश्चन में, फिर आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। अब फिक्स कॉस्ट आपके पास दो तरह की है क्वेश्चन में, एक आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट और एक आपके पास है सेलिंग, दोनों को प्लस कर लेंगे आप, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट है आपके पास, क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट है 250,000 और फिक्स सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस है 1 लाख, तो दोनों को प्लस करेंगे, 250,000 प्लस 1 लाख, प्लस किए तो आपके पास 350,000 आ गया, आपके पास आ गया ये 350,000, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे मैं इक्वल वो कर देती हूँ क्योंकि इक्वल को ना ये फार्मूला समझता है एक्सेल, तो ये फिक्स कॉस्ट आपके पास ये आ गई। अब आपने नेट ऑपरेटिंग इनकम इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से माइनस करना है फिक्स कॉस्ट को जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग अक्यूमुलेटेड है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है आपके पास दिस वन 560,000, 560,000 में से माइनस कर देंगे 350,000 को, तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी 210,000, ठीक है। ये आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम का इनकम जो है ये आपकी है वेरिएबल कॉस्टिंग की, या हमने वेरिएबल कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट की है, तो अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। दिस इज योर वेरिएबल कॉस्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। अभी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये चीज कैलकुलेट की है,
तो ये बी का फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे, बी का ही हम सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। इसमें अगेन आपके पास अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या आ जाती है, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई absorption कॉस्ट पर यूनिट। तो ये absorption कॉस्टिंग जो आप कैलकुलेट करें इसको हम COGS भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट सोल्ड अगेन हमारे पास 20,000 यूनिट्स है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। यू कैन सी दैट absorption कॉस्ट पर यूनिट ये हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, ये देखें 20 रुपीज, ये आपकी absorption कॉस्ट है। अगर आप नोटिस करें दैट इज योर absorption कॉस्ट पर यूनिट 28 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं ऑलरेडी। तो 28 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके आपके पास आ रहा है 560,000, ठीक है 560,000। ये absorption कॉस्टिंग आपके पास आ गई, जिसको हम COGS भी बोलते हैं। एज यू पीपल नो कि आपके पास सेल्स रेवेन्यू आपने कैलकुलेट ऑलरेडी की हुई है पिछले पार्ट में, तो आपके पास 1 मिलियन थी, आप देख सकते हैं उसको, यहाँ पे आपके पास गिवन है सेल्स रेवेन्यू दिस वन, ठीक है। मैंने एज इट इज सेल्स रेवेन्यू लिखी है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने सेल्स रेवेन्यू में से इस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी COGS की कॉस्ट को डिडक्ट करना है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, सेल्स रेवेन्यू में से माइनस कर रहे हैं आप अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ठीक है। तो आपके पास सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट है 1 मिलियन, माइनस किया आपने 560,000 को जो आपकी अब्जॉर्प्शन कॉस्ट है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 4440,000। अच्छा ये डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया क्योंकि मैंने इक्वल लगा दिया था, ठीक है। तो जब आपने इनको माइनस करना है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया अब आपके पास। नेक्स्ट आपने फिक्स्ड और वेरिएबल सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस को ऐड करना है, ठीक है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आपने ऐड करना है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें गिवन होंगी, यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ। आपके पास फिक्स जो है वो आपके पास फिक्स यहाँ देखिएगा, फिक्स्ड सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस है 1 लाख, क्वेश्चन में मेंशन है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें आपके पास वेरिएबल सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस है 80,000। तो 1 लाख और 80,000 को प्लस करेंगे तो फिक्स और वेरिएबल का सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 1 लाख में प्लस कर दिया आपने 80,000, आपके पास आ गया 180,000। फिक्स और वेरिएबल का सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस आ गया आपके पास 180,000, राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम बतानी है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया आपने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस को। ग्रॉस प्रॉफिट था आपके पास 440,000, इसमें से माइनस के सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस विच इज 180,000। दोनों को जब डिडक्ट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 260,000, राइट।
तो ये आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ रही है अब्जॉर्प्शन मेथड से, और वो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड से नेट ऑपरेटिंग इनकम आ रही है। ठीक है, तो हमने रिकंसाइल करना है नेट इनकम को। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज reconciliation of net income। लास्ट स्टेप इज, ठीक है, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट इनकम। ठीक है, जिसमें आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है नेट ऑपरेटिंग इनकम का, ठीक है, जिसमें जो आपके पास डिफरेंस है नेट ऑपरेटिंग इनकम, दैट विल बी इक्वल टू फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, MOH मींस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड allocated to ending inventory। यानी ये जो डिफरेंस है ये एंडिंग इन्वेंट्री की कुछ कॉस्ट आपने जो लोकेट की है, ये उसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की जो पर यूनिट कॉस्ट थी, वो आप क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो आपके पास है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो ओवरहेड की पर यूनिट जो कॉस्ट है, वो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, दैट इज 10 पर यूनिट। दिस वन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट इज 10 पर यूनिट, दिस वन। ठीक है, राइट, तो आपके पास है 10, राइट, और उसके साथ आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री का कितना बैलेंस था? एंडिंग इन्वेंट्री के आपके 5000 यूनिट्स थे ना, क्वेश्चन में मेंशन है। मैंने आपको बताया 20,000 यूनिट सेल हुए, यूनिट प्रोड्यूस 25,000 हुए हैं, तो रिमेनिंग 5,000 जो थी वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री थी। तो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या आ जाती है जब आप 5,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आती है 50,000। ठीक है, राइट, दिस इज योर एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट, राइट। अब डिफरेंस जो आ रहा है वो इस 5,000 का आ रहा है दोनों में, यानी कि नेट आप नोटिस करें, अगर यहाँ पे मैं अगर आपको क्लियर बताऊं तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का आ रहा है 260,000, net operating income variable costing का आ रहा है 210,000, difference is 50,000, and the 50,000 is basically being occurred because of the ending inventory, ये difference create कर रहा है। ठीक है, right, तो यहाँ पे आपके पास absorption net operating income equal to variable net operating income plus difference। So absorption net operating income तो आपके पास 260,000 है, which is this। ठीक है, वेरिएबल नेट ऑपरेटिंग इनकम एज यू पीपल नो वो हमने कैलकुलेट किया 210,000 थी, और डिफरेंस आपके पास आ रहा है 50,000 का। तो ये रिकंसाइल कर दिया हमने और हमारे पास आंसर आ गया। आई गेस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। स्टिल कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे CR के थ्रू मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।